नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस सांसद ने जवाहरलाल नेहरू को किया याद। राहुल गांधी ने पंडित नेहरू को बताया संस्था निर्माता। कहा भाजपा ने लोकतंत्र को किया कमजोर। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है आज। उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई करेंगी अध्यक्षता। त्रिपुरा टीएमसी में तेज हुई बगावत। सुबल भौमिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज हुए आशीष दास, पार्टी से दिया इस्तीफा। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 632 अंकों की तेजी के साथ 54,885 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 182 अंकों की तेजी के साथ 16,352 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर रोज किसी न किसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कभी सिविल कोर्ट में तो कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा और ये सब हुआ एक सर्वे को लेकर। सिविल जज के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया था और अब इस सर्वे पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इसके साथ ही कोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर मुंबई से आई है, जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि उन्हें फंसाने की बड़ी साजिश रची गई थी। इसके पीछे किसका हाथ है, अब इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही बात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला को मिली सजा की। आखिर 1 साल में फिर कैसे जेल की चौखट पर आ गए चौटाला। इसके साथ ही आजम खान के मामले को लेकर भी होगी बात। ये मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसे गिराने की तैयारी कर रही थी योगी सरकार। इसके साथ ही जानेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को क्यों लग रहा है हार का डर और क्या रणनीति बना रही है बीजेपी। इसके साथ ही बात करेंगे महंगाई के बीच सीबीआई के किस कदम से बढ़ेगी लोगों की मुसीबत। इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, इस समय वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और उससे जुड़े सर्वे को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। मस्जिद पक्ष की ओर से वर्शिप एक्ट का मामला उठाते हुए दलील दी गई है कि कोर्ट इस केस की सुनवाई ही नहीं कर सकता। साथ ही जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट और वीडियोग्राफी सार्वजनिक किए जाने से रोकने की मांग भी की गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट और वीडियो से सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है। और इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला किया है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और उसका कारण है ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ विवाद। ये विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लिहाजा मामले का जल्दी निपटारा करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है। और मामले में हर दिन जहां नई याचिका दाखिल की जा रही है तो वहीं सुनवाई भी जारी है। अब इसी बीच आज सुनवाई के दौरान वाराणसी जिला कोर्ट ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के वीडियो को सार्वजनिक करने की घोषणा कर दी है। मस्जिद के अंदर फव्वारा है या शिवलिंग, इसका सच 30 मई को देश के सामने आ जाएगा। कोर्ट इसी दिन सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफ सार्वजनिक करेगी। कोर्ट की इस घोषणा ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को झटका दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमेटी ने अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया था। इस पत्र में मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसके वीडियो और फोटो सार्वजनिक न किए जाएं। इसके साथ ही वाराणसी के जिला जज के पास हिंदू पक्षकारों की ओर से भी एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें कोर्ट कमिश्नर की ज्ञानवापी परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट और वीडियो फोटो पब्लिक डोमेन में लाने और प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। ऐसे में अब सभी की नजरें 30 मई पर टिक गई हैं। 30 मई को साफ हो जाएगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। 30 मई को वीडियो सार्वजनिक हो जाएगी। वैसे वीडियो के आधार पर यह तय नहीं हो सकता कि मस्जिद पर किसका अधिकार है, लेकिन इससे एक पक्ष जरूर राजनीतिक फायदा उठा सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है, जैसा आर्यन खान मामले में हुआ। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें रिमांड पर लिया गया, पूछताछ की गई। मामला ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ था। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े दावा कर रहे थे कि आर्यन खान के खिलाफ बहुत सबूत मिले हैं, लेकिन आज जब इस मामले में एनसीबी की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई तो समीर वानखेड़े के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, सॉरी। तो आखिर क्यों सॉरी बोल रहे हैं वानखेड़े और क्यों ड्रग्स केस में फंसाए गए आर्यन खान, देखिए ये रिपोर्ट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या जानबूझकर फंसाया गया? किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए आर्यन खान
और सबसे अहम सवाल, किसी दूसरे मामले को दबाने के लिए जानबूझकर इस मामले को हाईलाइट किया गया था? ये सवाल आज उठाए जा रहे हैं क्योंकि एनसीबी रिपोर्ट में जो सामने आया है उसके बाद इन सवालों का उठना लाजमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम ही नहीं है, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। जिस मामले में आर्यन खान को जेल भेजा गया उसमें उनके खिलाफ कोई आरोप ही नहीं है। एनसीबी की चार्जशीट ने सभी को हैरान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एनसीबी जिस आर्यन खान की जमानत तक का विरोध कर रही थी उसे आज क्लीन चिट दे दी, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इस मामले को मुद्दा बनाकर उस वक्त के सबसे गंभीर और बड़े मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई थी। और वो मामला था लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला। ज्ञात हो कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले किसानों पर चढ़ा दी गई थी, जिसमें गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है और इस समय जेल में है। इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। उसी दौरान आर्यन खान मामला सामने आया, जिसे मीडिया में जबरदस्त तूल दिया गया, जबकि गृह मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश की गई। और आज ये साफ हो गया है कि आर्यन खान का मामला मीडिया में क्यों उछाला गया। बता दें कि पिछले साल 2 अक्टूबर को क्रूज पर एनसीबी ने रेड की थी, जिसमें आर्यन खान को मिलाकर कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मौके से 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद अलग अलग वक्त में सभी आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। एक आरोपी फिलहाल जेल में ही है। आर्यन खान को इस मामले में करीब 3 हफ्ते से ज्यादा दिन जेल में बंद रहना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें सशर्त जमानत मिल सकी, लेकिन आज आई एनसीबी की रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि एनडीपीएस कोर्ट में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ चार्जशीट पेश की। दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था। आर्यन के खिलाफ ड्रग्स केस में कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई सबूत मिला ही नहीं था तो आर्यन को जेल में क्यों रखा गया था? आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, चार्जशीट में उनका नाम भी नहीं है, वो तो केस से निकल गए, लेकिन समीर वानखेड़े फंस गए हैं। उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। आर्यन को तो राहत मिल गई, लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को कोई राहत नहीं मिल पाई। उनकी एक बार फिर जेल यात्रा शुरू हो गई है और इस बार उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। तो क्यों हुई चौटाला को सजा? देखिए ये रिपोर्ट। जुलाई में ही हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जेल की सजा काटकर बाहर आए थे। उन्हें जेल से आए 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर वो जेल की चौखट पर पहुंच गए हैं। उन्हें एक और मामले में सजा सुना दी गई है और इस बार सजा मिली है 4 साल की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में चौटाला को सजा के साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा ओपी चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। चौटाला पर आरोप है कि उन्होंने 1993 से लेकर 2006 के बीच में आय से अधिक संपत्ति जोड़ी है। इस दौरान अधिकांश समय तक चौटाला हरियाणा के सीएम रहे थे। 19 मई को हरियाणा के पूर्व सीएम को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 26 मई को सजा का ऐलान होना था, लेकिन सजा पर बहस लंबी चलने के कारण इसे 1 दिन टाल दिया गया और आज चौटाला को सजा का ऐलान कर दिया गया। चौटाला की ओर से अधिक उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा में रियायत देने की मांग की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्होंने जांच एजेंसियों का हमेशा सहयोग किया है, लेकिन कोर्ट ने चौटाला की दलीलें नहीं मानी और उन्हें 4 साल की सजा सुना दी। इससे पहले 2013 में ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2000 में जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम थे, उस समय 3206 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी और इस मामले में 2013 में ओपी चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 2 जुलाई को ही उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। चौटाला की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 87 साल की उम्र में ही चौटाला ने 10वीं और 12वीं पास की थी, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब चर्चा उनकी सजा की हो रही है। इस बीच यूपी में सपा विधायक आजम खान अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। विधानसभा सत्र में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। वो लखनऊ गए थे, लेकिन शपथ लेकर ही वापस लौट आए। वो कई मामले में फंसे हुए हैं। उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मुश्किल में फंसा हुआ था और आज आजम खान को इसमें भी बड़ी राहत मिली है। योगी सरकार में आजम खान पर 89 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से कुछ मामलों में आजम की पत्नी और बच्चों को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई। अधिकांश केस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन खरीद को लेकर थे और इसके बाद दावा किया जा रहा था कि योगी सरकार और जौहर यूनिवर्सिटी पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है।
जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भेज दिया गया है। रामपुर प्रशासन का दावा है कि यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनाई गई है उसका 13.8 हेक्टेयर हिस्सा शत्रु संपत्ति का है, जिसे लेकर आजम खान पर मामला भी चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम को जमानत तो दे दी है, लेकिन जमानत देते वक्त एक शर्त भी लगा दी कि विवादित जमीन को जिला प्रशासन के हवाले कर दिया जाए। जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा भी ले लिया और उस जमीन पर बने निर्माण को गिराने की तैयारी भी कर ली। इस जमीन पर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंगें खड़ी हुई थी, जिन्हें गिराने का नोटिस भी जारी कर दिया गया और बिल्डिंग खाली कराने की तैयारी भी शुरू हो गई। लेकिन इस बीच आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही योगी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाई कोर्ट का आदेश किसी दीवानी अदालत के फरमान जैसा दिखाई देता है। जिस तरह की शर्तें आजम की जमानत के साथ लगाई गई, उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आजम को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो भी आजम को वापस लौटा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर आजम को बड़ी राहत दी है। अब योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चला पाएगी, लेकिन बीजेपी को आजम की संपत्ति से ज्यादा चिंता इस समय हिमाचल प्रदेश को लेकर है। पार्टी के अंदरूनी सर्वे बता रहे हैं कि हालात खराब हैं। बड़े बदलाव नहीं किए तो हार तय है। तो क्यों हिमाचल में हारती दिख रही है बीजेपी और पार्टी की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, जिसने पहाड़ी राज्य का तापमान बढ़ा रखा है। लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर चुकी है। राज्य में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है। राज्य में कांग्रेस का रुतबा लगातार मजबूत हो रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठा रही है। हिमाचल की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है, जिसने बीजेपी नेतृत्व की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसको लेकर बीजेपी नेतृत्व ने फैसला किया है कि सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए करीब 30 से 35 मौजूदा विधायकों को हटाया जा सकता है। वैसे अब तक बीजेपी नए चेहरों और युवाओं पर दांव लगाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी उन चेहरों को ज्यादा महत्व देगी जिनका रिकॉर्ड साफ है। खासतौर से बीजेपी उन आरोपों को अधिक तवज्जो दे रही है जिसमें रोजगार पैदा करने, भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने में जयराम सरकार विफल रही है। बीजेपी नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो भी विधायक और मंत्री दोषी है, उनके टिकट कट सकते हैं। बीजेपी अपने इस फैसले से जनता को ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के इस कदम से ये साफ है कि प्रदेश में सत्ता पक्ष को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए अब वो ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। वैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी जीत के लिए सीएम के चेहरे पर भी विचार कर सकती है। बीजेपी के इस एक्शन के क्या रिएक्शन होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी की बोलती बंद कर रखी है और कांग्रेस इसे अपने लिए एक मौके की तरह देख रही है। बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि बिहार में भी वो मुश्किल में दिख रही है। नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं, उससे बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है और नीतीश के आगे अगर बीजेपी सरेंडर कर देती है तो मतदाता उसके हाथ से निकल सकता है। और ये सब कुछ हो रहा है बिहार की जातिगत जनगणना की मांग के चलते। साफ है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में एक अहम रोल निभाता है और समय समय पर यह मुद्दा उठता रहता है। ऐसे ही अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया है। लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष में ही बहस छिड़ गई है। वहीं अब ये मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है और अब बीजेपी में ही दरार देखने को मिल रही है। केंद्र और राज्य बीजेपी में ही मतभेद शुरू हो गया है और इसका कारण जेडीयू को माना जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है और इसी के चलते बिहार बीजेपी के अंदाज बदले हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक जाति जनगणना का विरोध कर रही बीजेपी अब सर्वदलीय बैठक में शामिल होने जा रही है और इस बात का ऐलान किया है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने। आपको बता दें, कुछ महीनों पहले बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया था कि जाति की जनगणना नहीं की जा सकती है। हालांकि बिहार भाजपा ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती है जिससे ये आभास हो कि पार्टी जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को रोकना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों?
तो आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी नीतीश कुमार का साथ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिर्फ जेडीयू को इसका राजनीतिक फायदा मिले। इसके साथ ही बीजेपी इस बात को जानती है कि बिहार अपनी जाति की जनगणना करता है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अब बिहार बीजेपी के बदले हुए सुर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र और राज्य बीजेपी बढ़ चुकी है, जो आला कमान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात है एसबीआई के फैसले से लोगों की बढ़ती मुश्किल की। मई महीना समाप्त होने में अब चंद रोज ही बचे हैं। ऐसे में लोग नए महीने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सरकार जून में तो कुछ राहत देगी, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जहां एक तरफ देश में नए नियम लागू होंगे, तो वहीं कई चीजों में बदलाव होने से महंगाई में इजाफा होगा, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हर नए महीने की शुरुआत होते ही ऐसे कुछ नियम बदल जाते हैं जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। इस बार भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। 1 जून से कई नियमों में बदलाव होने के साथ जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने होम लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को बढ़ा दिया है। अब ये बेंचमार्क दर 0.40% बढ़कर 7.05% हो गई है। इसी तरह रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट भी 0.40% से बढ़कर 6.65% हो गया है। होम लोन बढ़ने के साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हालिया नोटिफिकेशन के हिसाब से 1000 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम 2094 रुपए होगा। वहीं 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कारों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 3416 रुपए होगा। इसी के साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी परेशानी होने वाली है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा कि अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए इशूअर चार्ज लगेगा। ये चार्ज 15 जून से लगेंगे। बदलाव के बाद हर महीने के शुरुआती 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। चौथे ट्रांजैक्शन से हर बार 20 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने सेमी अर्बन और रूरल इलाकों के लिए इजी सेविंग्स और सैलरी प्रोग्राम्स के खातों के लिए औसत मंथली बैलेंस की लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। यानी साफ है कि अगले महीने से अब जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।